सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो है ये हमारे इस चैप्टर का सबसे, मैं अगर कहूँ तो इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड आपके नॉलेज और आप जिस फील्ड में हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब चैप्टर तो है ही, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है डिबेंचर्स। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिबेंचर्स कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, कैसे इशू किया जाता है, उनका क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ हम आज डिबेंचर्स में जानने वाले हैं। इससे कि पहले मैं मेन टॉपिक पे जंप करूं, मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड रिवीजन साथ ही साथ में करवा देता हूं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम आखिरकार पढ़ किसके बारे में रहे। ओके, सो देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब एक ऐसा कंपनी जिसके पास जो टोटल फंड या फिर जिसका जो टोटल कैपिटल होता है वो एक आदमी द्वारा नहीं, जो बल्कि बहुत सारे अलग अलग आदमियों द्वारा उसको एक्वायर किया रहता है। मतलब ये अगर इसका टोटल कैपिटल है तो इसका टोटल कैपिटल का हमने छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दिए हैं, एंड हर एक टुकड़ा किसी एक आदमी के पास है। तो ये जो हर एक टुकड़ा है इसको हम लोग बोलते हैं शेयर, एंड इसका जो मालिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर। तो ये होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों बनाया जाता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाया जाता है टू डू बिजनेस। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज क्रिएटेड टू डू बिजनेस। बिजनेस करने के पर्पज से इस जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाया जाता है। अब जाहिर सी बात है, सिर्फ बिजनेस करेंगे ये सोचने से तो होगा नहीं। बिजनेस को अगर असली में करना है तो उसके लिए एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, एंड वो होता है फाइनेंस, मतलब पैसा। पैसे के बिना तो बिजनेस करना इम्पॉसिबल है। तो अगर हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस के लिए करना है तो हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए पैसा भी चाहिए होगा, एंड इस पैसे को हम कैसे अरेंज करते हैं, ये पैसा कहाँ कहाँ से आता है, वही हम बेसिकली इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले, मतलब वही हम इस चैप्टर में देखते हैं कि हम अब अगर अपने जॉइंट स्टॉक कंपनी में पैसा लाना चाहे तो वो पैसा हम कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, वो हम इसमें देखते हैं। अब देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो हम पैसा लाना चाहते हैं, हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वो जो पैसा जो कि हम ला रहे हैं वो हमें कितने समय के लिए चाहिए। मीन्स द मनी विच वी रिक्वायर फॉर हाउ लॉन्ग इज इट टू बी यूज्ड इन द फर्म, कि वो फर्म में कितने समय के लिए हमारे रहेगा। तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो दो टाइप के फाइनेंसेस होते हैं। एक होता है जिसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, एंड एक होता है जिसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब वो फाइनेंस जो कि हमारे यहाँ पे बहुत लंबे समय के लिए रहेगा, जो कि बहुत लंबे समय के लिए हमारे कंपनी में रहेगा। एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस मतलब जो कि हमें छोटे समय के लिए चाहिए होता है, उसे हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को पैसा दो तरीकों से आ सकता है, एक लंबे तरीके से और एक छोटे तरीके से। अब ये जो लंबा तरीका होता है, इस लंबे तरीके के अंदर में भी और दो तरीका होता है। एक जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओनर्स फंड, ओके, एंड एक जिसको कि हम बोलते हैं बोरोड फंड्स। अब ये ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स क्या होते हैं? तो ओनर फंड्स का मतलब वो फंड होता है जिसको जब कंपनी लाना चाहे तो उसको लाने के बदले में कंपनी को कुछ देना पड़ता है। मीन्स द कंपनी हैज़ टू गिव समथिंग इन रिटर्न। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यस, द कंपनी हैज़ टू गिव समथिंग इन रिटर्न। मतलब अगर इसके थ्रू पैसा लाना है तो कुछ तो देना पड़ेगा, ऐसे ही खाली हाथ ये पैसा तुमको नहीं मिल जाएगा। तो ये कहलाता है ओनर्स फंड। अब यहाँ पर क्या होता है, मतलब यहाँ इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें हमारा आता है शेयर्स,
ठीक है। इसमें बेसिकली हमारा शेयर्स आता है। अब शेयर्स ओनर्स फंड्स हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी शेयर्स के थ्रू पैसा लाना चाहती है, इफ़ द फर्म वांट्स टू, मतलब अगर वो पैसा लाना चाहती है शेयर्स के थ्रू, तो उसे वो पैसा फ्री में नहीं मिलेगा, उसे उस पैसों के बदले में कुछ देना होता है। अब वो क्या देना होता है, वो मैक्सिमम केसेस में ओनरशिप देनी पड़ती है। मतलब ये कि अगर हम अपने कंपनी में लोगों को शेयर्स दे रहे हैं, मतलब अगर हम शेयर्स लोगों से ले रहे हैं एंड हम उन्हें अपना शेयर दे रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, तो हमें वो फ्री में नहीं मिलेगा, हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो ये ओनरशिप हमें देना पड़ सकता है। और अगर प्रेफरेंस शेयर्स होगा, इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू हम पैसा ला रहे हैं, तो उस केस में भले ही हम कुछ ओनरशिप ना दे, लेकिन कुछ प्रेफरेंसेस तो हमें देने ही पड़ेंगे। चेंज कर दूंगा मैं, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ये बार बार ऐसे ही डिस्टर्ब करता रहता है। तो हम कहाँ थे, हम थे ओनरशिप एंड प्रेफरेंस शेयर्स में। कि देखिए, अगर हमें शेयर्स के थ्रू पैसा लाना है, तो शेयर्स के थ्रू पैसा फ्री में नहीं मिलेगा, अगर शेयर्स के थ्रू पैसा लाना है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो हम अगर इक्विटी के थ्रू पैसा लाते हैं, तो इक्विटी के केस में हमें ओनरशिप देना पड़ता है। एंड अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा लाते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में हमें कुछ प्रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। एंड और भी इसके साथ साथ हैं, जैसे हमने बोनस शेयर्स के बारे में पढ़ा था कि अगर बोनस शेयर्स के थ्रू पैसा लाते हैं, तो उसमें ये होता है कि हमें जो पैसा जो कि हम अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते थे, हमें वो पैसे को सैक्रिफाइस करके उसको कैपिटलाइज करना पड़ता है। तो जो भी चीज़ हो, अगर वो ओनर्स फंड्स के अंदर में आता है, ओनर्स फंड्स के अंदर में बेसिकली यही दोनों चीज़ आते हैं, वो इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। बाकी जो बोनस शेयर्स या फिर जो भी अलग अलग टाइप के शेयर्स कल हमने देखे थे, वो सभी एक टाइप के इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। तो अगर हमें शेयर्स या फिर ओनर्स फंड्स के थ्रू पैसा लाना है, तो इस केस में वो पैसा हमें फ्री में नहीं मिलेगा, वी विल नॉट गेट द मनी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें उस केस में उनसे अगर पैसा ले रहे हैं, तो उनको भी फ्री में कुछ देना पड़ेगा। एंड ये जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओनर्स फंड्स, मतलब जिसके बदले में कंपनी कुछ दे रही है। एंड ये मैक्सिमम केसेस में ओनरशिप ही होता है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, वो है बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स का मतलब कि जिसमें कंपनी को कुछ रिटर्न में देना नहीं पड़ता है। द कंपनी नीड नॉट गिव एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब कंपनी जो है उसे रिटर्न में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बस पैसा लो, पैसों से काम करो, एंड जब उसका काम हो जाए तब उस टाइम उसको वापस कर दो। तो ये होता है बोरोड फंड्स। अब हमने ओनर्स फंड्स के बारे में तो सीख लिया कि ओनर्स फंड्स जो होता है वो शेयर्स होते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं डिबेंचर्स का, वो ये बोरोड फंड्स के अंदर में आते हैं। डिबेंचर्स आर अ बोरोड फंड्स, मतलब कंपनी इन सभी पैसों को लेने के लिए कुछ रिटर्न में कंपनी को अपना हिस्सेदारी वैसा कुछ नहीं देना पड़ता है। इसमें बस कंपनी क्या करती है, ये पैसा लेती है, उस पैसे के बदले में उनको इंटरेस्ट देती है, एंड उससे वो पैसा वापस हो जाता है। मतलब ओनर्स फंड्स, एंड इसमें सिंपली ये डिफरेंस है कि ओनर्स फंड्स में कंपनी का ओनरशिप अफेक्ट होता है, एंड इसमें वो अफेक्ट नहीं होता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ओनर्स फंड्स में शेयर्स एंड मतलब ओनर्स फंड्स में शेयर्स आते हैं, एंड बोरोड फंड्स में डिबेंचर्स आते हैं। तो अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो है शेयर का डेफिनेशन, कि अभी हम डिबेंचर का डेफिनेशन देख जा रहे हैं कि डिबेंचर क्या होता है। तो देखिए, डिबेंचर जो होता है
उसका जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट इशूड बाय अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्नॉलेजिंग दैट द फर्म हैज बोरोड अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम एन इंडिविजुअल फर्म और ऑर्गेनाइजेशन. इट ऑल्सो स्टेट्स द मेथड थ्रू विच द लोन विल बी रीपेड एंड अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. अ डिबेंचर इन सिंपल वर्ड्स मीन्स अ लोन विच अ फर्म हैज टेकन फ्रॉम एन इंडिविजुअल फर्म और ऑर्गेनाइजेशन इन रिटर्न ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. सो आपको ये सब देख के कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ. जस्ट अ सेकेंड. ओके, एक सेकेंड. अब देखिए, हमें जो है, हमारे पास क्या है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है. वी आर हैविंग अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड हमें उसके लिए पैसा लाना है. वी वांट टू ब्रिंग मनी थ्रू द यूज ऑफ शेयर, मतलब हमें इसके लिए पैसा लाना है. तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन जो कि आता है, ऑप्शन ए जो कि आता है वो है शेयर्स, कि शेयर्स के थ्रू पैसा ला सकते हैं. अब शेयर्स के थ्रू पैसा लाने में क्या यहाँ पर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, ये हमने पहले पढ़ लिया है कि अगर इक्विटी के थ्रू पैसा लाओगे तो कंपनी का जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी चला जाएगा. अगर इक्विटी के थ्रू पैसा लाओगे तो कंपनी का जो हिस्सेदारी है, मतलब कंपनी में और मालिक आ जाएंगे. तो इसीलिए बहुत कंपनीज क्या करती है कि इक्विटी के थ्रू पैसा नहीं लाती है. फिर है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा लाएंगे तो पैसा तो आ जाएगा, लेकिन उनको बहुत सर पर बिठा के रखना पड़ेगा, सर पर बिठाना होगा. अगर प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा लाएंगे तो उनको सर पे बिठा के रखना पड़ेगा. तो एक कंपनी इसमें भी नहीं जाती है. तो अब कंपनी ने ये देखा कि अगर इक्विटी के थ्रू पैसा लाया जाए तो कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो लोगों में बंट जाएगी. अब अगर और प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू अगर पैसा लाया जाए तो भले ही हिस्सेदारी तो नहीं बटेगी, लेकिन फिर भी अगर उसमें भी देखा जाए तो हमारे कंपनी का, उसमें भी अगर देखा जाए तो हमारे कंपनी में हमें बहुत कुछ उनके लिए करना पड़ रहा है, उनको सर पे बिठा के रखना पड़ रहा है. तो कंपनी ने यहाँ पे ये सोचा कि क्या इन सभी को छोड़ के कोई अलग से तरीका नहीं है? इज देयर नॉट एनी अदर वे? कोई दूसरा तरीका नहीं है कि जिसमें हम पैसा भी ला सके एंड हमें इतने सारे झंझटों को भी ना देखना पड़े? क्या ऐसा कोई तरीका है? सो देखिए, दुनिया में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सल्यूशन ना हो. तो ठीक इसी तरीके से जिन जिन कंपनीज के सामने में ये प्रॉब्लम आया कि हम अगर इक्विटी के थ्रू पैसा लाएंगे तो हमारी कंपनी की हिस्सेदारी चली जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं, एंड अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा लाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि हमारे कंपनी में उन सबको सर पे बिठाना पड़ेगा, ये भी हम नहीं चाहते हैं. तो इन सभी को छोड़ करके कंपनीज ने ये सोचा कि हम एक अलग चीज़ बनाते हैं जिसको कि कहते हैं डिबेंचर. अब ये जो डिबेंचर होता है ये एक शेयर की तरह ही होता है. मतलब यहाँ पे भी क्या होता है कि एक आदमी एक कंपनी का डिबेंचर खरीदता है एंड वो पैसा उसको दे देता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग हैं. अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसका हम लोग नाम रखते हैं ए लिमिटेड. मतलब ए लिमिटेड नाम की एक कंपनी है. अब ए लिमिटेड नाम की कंपनी को अपना काम करने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए. अब वो जो कंपनी होती है वो एक फाइनेंस मैनेजर के पास जाती है. मतलब द कंपनी गोज टू अ फाइनेंस मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर को पूछती है कि सर आप हमें ये बताइए कि हमें तो ये 1 लाख रुपए लाने हैं, लेकिन ये 1 लाख रुपए हम कैसे लाएं? तो वो जो फाइनेंस मैनेजर है उन सभी के सामने एक ऑप्शन देता है कि इक्विटी के थ्रू ले आइए. तो इक्विटी के थ्रू ले आइए, एक शेयर का दाम 100 रुपया रखिए, तो टोटल आपको कितने शेयर्स चाहिए? 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं, 1 लाख रुपया चाहिए. तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 मतलब आपको 1000 शेयर्स मार्केट में इशू करने होंगे एंड आपके पास पैसा आ जाएगा. ये पहला ऑप्शन दिया उस फाइनेंस मैनेजर ने. तो कंपनी ने कहा ठीक है सर, हम आपकी बात तो मानते हैं कि इक्विटी के थ्रू पैसा आ जाएगा, लेकिन सर यहाँ पे एक दिक्कत है कि इक्विटी के थ्रू अगर हम पैसा लाएं तो हमें 1000 लोगों को अपने
कंपनी में मालिक बनाना होगा। एंड हम वो नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमको छोड़ के कोई ए लिमिटेड का मालिक बने। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप इक्विटी मत इशू कीजिए, आप यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दीजिए। एक दूसरा ऑप्शन दे दिया कि प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दीजिए। उसका फॉर एग्जांपल अगर आप 1,000 रुपया दाम रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है वो इक्विटी शेयर से महंगा आता है। तो अगर आप 1,000 तो अगर आपको 1,00,000 रुपया चाहिए एंड आप एक प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा लाएंगे तो आपको 100 लोगों को प्रेफरेंस शेयर्स देना पड़ेगा। तो एंड इसमें आपका कंपनी का पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका जो यहाँ पर मतलब जो आप कह रहे हैं कि ओनरशिप चला जाएगा, वो भी इस केस में नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इक्विटी तो हमने नहीं लिया एंड हम प्रेफरेंस के बारे में सोचते हैं। एंड वो थोड़ी 2-3 दिन तक सोचने लगे। अब 2-3 दिन सोचने के बाद उन्होंने ये बताया कि सर हमें ये मालूम है कि अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा लाते हैं तो मान लिया कि हमें उन्हें किसी भी तरीके का उन्हें ओनरशिप देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले होते हैं ये बहुत टेढ़े आदमी होते हैं, इनको सर पे बिठा के रखना पड़ता है, इनको बहुत खिलाना पिलाना पड़ता है, इनको बहुत खुश रखना पड़ता है। मतलब ये एक ओवर पॉजेसिव गर्लफ्रेंड की तरह होते हैं जिसके बहुत नखरे झेलने पड़ते हैं। इनको डिविडेंड ठीक समय पे देना होगा, इनका जो रीपेमेंट है वो सबसे पहले होगा। जब कंपनी अगर बर्बाद हो चुकी होगी तो भी ये लोग पैसा मांगने आ जाएंगे, इतने ये लोग निर्लज आदमी हैं। तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जो कि दोनों से बेटर हो। तो फाइनेंस मैनेजर ने कहा अच्छा सर ठीक है, आप तो इक्विटी के थ्रू लाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका कंपनी का जो ओनरशिप है वो आपके हाथ से जाए, एंड ना ही आप प्रेफरेंस के थ्रू पैसा लाना चाहते हैं क्योंकि उसमें भी आपको ये डर लगता है कि कहीं उसमें आपको सर पे ना बिठाना पड़ जाए। तो एक ऑप्शन है, एक डिबेंचर नाम का एक नया चीज़ मार्केट में आया है एंड ये डिबेंचर जो मार्केट में आया है ये एकदम कड़क माल है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप इक्विटी शेयर्स इशू करते थे फॉर एग्जांपल 100 रुपये का, वैसे ही आप 100 रुपये का एक डिबेंचर इशू कर दीजिए। अब बोले सर ये डिबेंचर क्या होता है, मुझे तो कुछ नहीं पता इसके बारे में। रुकिए मेरे को पता है, मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ, मुझे पता है कि डिबेंचर क्या होता है, आप मुझे बोलने दीजिए। यहाँ पर आप एक आदमी से 100 रुपये लीजिए एंड 1,00,000 रुपये आपको चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको 1,000 आदमी से 100 रुपये करके लेना होगा। ओके, मतलब आपको 1,000 लोगों से 100 रुपये करके लेना है। लेकिन यहाँ पे आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आप इस पैसे के बदले में ना ही आपको अपने कंपनी का ओनरशिप देने की ज़रूरत है, नो ओनरशिप भी देने की ज़रूरत नहीं है, एंड ना ही आपको यहाँ पर उनको सिर पर बिठाना है। मतलब ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर ये है क्या? तो देखिए, ये जो आपने 100 रुपये जो कि हर एक आदमी से लिए हैं, ये आप अपनी कंपनी में एज अ लोन दिखा दीजिए कि ये पैसा हमने लोगों से उधार लेकर के रखा हुआ है। एंड एक निश्चित समय के बाद आप क्या कीजिए कि ये जो पैसा जो कि आपने ले करके रखा है आप उसको रीपे कर दीजिए। एंड जितने समय के लिए आप वो पैसा अपने पास में रखेंगे उतने समय के लिए आपने जिन से वो पैसा लिया है आप उन सभी को इंटरेस्ट दे दीजिए। तो उसने कहा सर थोड़ा तो समझ में आया है लेकिन पूरा क्लियर नहीं हुआ। तो कहते देखिए सर, आप इक्विटी के थ्रू पैसा लाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको अपनी कंपनी का जो मतलब मालिकाना है वो आपको किसी दूसरे आदमी को देना नहीं है, ना ही आप प्रेफरेंस के थ्रू पैसा लाना चाहते हैं क्योंकि आप उनको सिर पे बिठाना नहीं चाहते हैं। तो अब यही एक ऑप्शन बचता है। यहाँ पे जैसे आप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे थे आपको वैसे ही डिबेंचर्स भी इशू करना है। लेकिन इक्विटी शेयर्स में क्या हो रहा था कि आप अपने कंपनी का एक हिस्सा उन्हें दे रहे थे और उसके बदले में उनसे पैसा ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हर एक आदमी से 100 रुपया करके लेंगे ये आपका कंपनी का एक लोन होगा एंड ये पैसा आप उनको एक टाइम बाद रीपे कर दीजिएगा। एंड जितने समय के लिए आप उसे अपने पास रखिएगा
उतने समय के लिए उनको लोन दीजिएगा। मतलब सिंपल सा यहाँ पर बात है कि हर एक आदमी से 100 रुपये करके आपने एज अ लोन लिया है, याद रखिएगा लोन लिया है, एंड एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लोन लिया है। हर एक आदमी ने 100 रुपये का लोन आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया है, एंड जितने टाइम के लिए दिया है आपको उतने टाइम के लिए उस लोन के बदले में आपको उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि ना ही आपकी कंपनी का जो ओनरशिप है वो जाएगा, एंड ना ही आपको उन्हें सिर पर बिठा के रखना पड़ेगा। तो वो कहता है सर ये तो बहुत बढ़िया, मतलब ये तो आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया सर, हम तो आपका प्रमोशन करवा रहे हैं। तो बोला सर ठीक है, इसको लॉक कर दीजिए, लॉक दिस थिंग, डिबेंचर लॉक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये फैसला हुआ कि क्योंकि 1 लाख रुपया ए लिमिटेड को चाहिए, तो इसके लिए हम 100 रुपये का, एक सेकेंड, ये आधा टाइम ये नशे में ही रहता है, मैं सही में बता रहा हूँ, क्या हो जाता है इसे, जस्ट ए सेकेंड। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम 100 रुपये का एक डिबेंचर मार्केट में इशू कर देते हैं, एंड ये हमारे कंपनी में एक लोन अमाउंट रहेगा। ये हम इशू कर देते हैं, मान के चलिए 3 महीने के लिए, कि 3 महीने के लिए हम आपसे ये पैसा ले रहे हैं, एंड इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। फॉर एग्जाम्पल 5% ₹200, मतलब 5% पे 3 महीनों के लिए हम आपसे 100 रुपया का लोन ले रहे हैं। एंड यही जो लोन जो कि हम दूसरों से लेते हैं, इसी को हम लोग डिबेंचर कहते हैं। सो होप सो कि आपको डिबेंचर समझ में आया होगा कि डिबेंचर भी शेयर की तरह ही एक है। मतलब जैसे कंपनी का टोटल कैपिटल को हम टुकड़ों में बांटते हैं, एंड हर एक टुकड़ा जो होता है वो शेयर कहलाता है, ठीक उसी तरीके से कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उसको भी टुकड़ों में बांटा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम उस टुकड़े को शेयर नहीं कहते हैं, यहाँ पर हम उस टुकड़े को डिबेंचर देते हैं। एंड डिबेंचर बेसिकली क्या होता है कि अगर हमने किसी से 100 रुपये का डिबेंचर लिया हुआ है, तो हमने उससे, सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिएगा कि हमने उससे 100 रुपये का लोन लिया हुआ है। एंड वो लोन जाहिर सी बात है हमेशा एक फिक्स टाइम के लिए होता है, तो वो लोन भी हम एक फिक्स टाइम के बाद रीपे कर देंगे, एंड जितने टाइम के लिए वो लोन हम अपने कंपनी में रखेंगे उतने टाइम के लिए हम उन्हें इंटरेस्ट देंगे। तो यही होता है डिबेंचर। ओके, सो ये है डिबेंचर जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो इसका डेफिनेशन जो कि है वो ये कहता है कि अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट इशूड बाय अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये हमें मालूम है ये जॉइंट स्टॉक कंपनी ही देता है, acknowledging that the firm has borrowed a specific amount of money from an individual firm or organization। यहाँ पे क्या होता है कि वो जो कंपनी है वो इस बात को मान रही है कि उसने जो है इतना पैसा लोगों से उधार पर ले रखा है। It also states the method through which the loan will be repaid। यहाँ पे ये भी बता दिया जाएगा कि लोन कैसे रीपे होगा, and about the payment of interest। and जाहिर सी बात है कि क्योंकि हम यहाँ पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे जैसे कि हम लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बताएं तो लोन का मतलब एक डिबेंचर का मतलब होता है एक लोन जो कि एक फर्म क्या करती है, एक इंडिविजुअल से लेती है जिसके बदले में वो इंटरेस्ट देती है। मतलब डिबेंचर का सिंपल मतलब आप समझ लीजिए कि ये लोन होता है, ये एक लोन ही है जो कि लिया जाता है जिसके बदले में इंटरेस्ट दिया जाता है, एंड जो कि इसको मतलब इसका एक रीपेमेंट के बाद इसको कर दिया जाता है। अब देखिए अगला जो हमारा, होप सो कि आपको ये डिबेंचर समझ में आ गया होगा। अब डिबेंचर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स, कि डिबेंचर्स कितने टाइप के होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप डिबेंचर्स का फीचर्स समझ लें। तो पहला जो फीचर होता है वो ये है, मतलब डिबेंचर में क्या क्या खासियतें होती हैं, वो क्या होता है बेसिकली वो समझ लिया। अब तक तो क्लियर हो ही चुका होगा, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि डिबेंचर का मतलब ये एक लोन होता है, ये एक तरीके का लोन है, ठीक है। इसको हमेशा रीपे किया ही जाता है। एक डिबेंचर कभी भी रीपे
मतलब ऐसा नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि आपने डिबेंचर्स को इशू तो कर दिया, लेकिन उसके बदले में आपने मतलब उसका पैसा आप कभी वापस नहीं कर रहे हैं। इसका पैसा वापस होगा ही होगा। फिर है कि इसके ऊपर में हमेशा एक इंटरेस्ट दिया जाता है, एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड अपॉन, मतलब इसके ऊपर में हमेशा एक इंटरेस्ट दिया ही जाता है। एंड इसके बाद जो हमारा अगला वाला है वो ये है कि इसके मतलब इसका जो लोन हो गया, रीपेमेंट हो गया, इंटरेस्ट इसके ऊपर में हो गया, एंड इससे हमारे कंपनी का किसी भी तरीके का जो कंट्रोल है, कंट्रोल के ऊपर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब कंट्रोल को ये कुछ भी हार्म नहीं करता है। सो ये थे डिबेंचर्स के फीचर्स जो कि जानना जरूरी है, क्योंकि ये अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आगे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो डिबेंचर क्या होता है? ये सिंपल लैंग्वेज में एक लोन है जो कि आप किसी से लेते हैं। इसका आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रीपेमेंट कर देना होता है, एंड जितने भी टाइम के लिए आप इसको रखते हैं उतने टाइम के लिए आपको इसके ऊपर में इंटरेस्ट देना पड़ता है, एंड इसमें कंपनी का किसी भी तरीके का ओनरशिप जो है वो अफेक्ट नहीं होता है। तो अब आइए हम इसका जो मतलब इसका जो टाइप्स है वो टाइप्स पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है मॉर्टगेज और सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अब देखिए, मॉर्टगेज का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसके बदले में कोई चीज़ को गिरवी रखा जाए। मतलब ये कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कि इन द सेंस अगर कुछ हम फ्रॉड कर देते हैं या फिर हम लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में अगर वो कंपनी चाहे या फिर अगर वो बैंक चाहे तो हमारे उन एसेट्स को बेच करके उनसे वो पैसा वसूल सकती है। तो मॉर्टगेज डिबेंचर्स भी एक ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जो कि किसी एसेट के थ्रू सिक्योर होते हैं। मतलब अगर मैंने किसी कंपनी से 1000 डिबेंचर्स खरीदे हैं 100 रुपये के, मतलब मैंने 1 लाख रुपए का डिबेंचर खरीदा है। अब यहाँ पर ये क्या मतलब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो मुझे दे ही देगा? ये तो ज़रूरी नहीं है कि दे ही दे, नहीं भी दे सकता है। तो वैसे केस में अगर मेरा मॉर्टगेज्ड डिबेंचर होगा तो मेरे डिबेंचर के बदले में कंपनी ने कोई एसेट मेरे नाम पर गिरवी कर दिया होगा, एंड अगर इफ़ the company is not able to repay my loan, then in such cases हम उस एसेट्स को ले लेंगे एंड उस एसेट्स को बेच करके हम उनसे पैसा कमाएंगे। तो जिनके बदले में एक एसेट हमेशा सिक्योर्ड होता है वो होता है मॉर्टगेज और सिक्योर्ड डिबेंचर्स, एंड जिनमें ये सिक्योरिटी नहीं होती है, मतलब जिसमें आपने सिंपली पैसा दे दिया, पैसा के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, बाद में आपको वो पैसा वापस कर दिया गया। अगर किसी भी कंडीशन से कंपनी नहीं पे कर पाई तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस टाइप का जो डिबेंचर मतलब जिसके ऊपर में किसी भी तरीके का मॉर्टगेज नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब एक ऐसा डिबेंचर जिसके लिए किसी भी तरीके का सिक्योरिटी हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, फिर इसके बाद होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स, मतलब रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो रिडीम हो पाएगा, मतलब उसका पैसा वापस होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिसका पैसा आपको वापस मिल ही जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको वो पैसा वापस मिल ही जाएगा। तो इसको कहा जाता है रिडीमेबल डिबेंचर, मतलब जिसका पैसा जो है वो आपको वापस मिल जाना है। लेकिन नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिनका पैसा कभी भी आपको कंपनी में मतलब कंपनी जब तक चालू है तब तक आपको ये नहीं मिलेगा। जब कंपनी बंद हो जाएगी तब उस टाइम देखा जाएगा कि अगर दे सकते हैं तो देंगे। तो नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है कि वो डिबेंचर जो कि नॉर्मल कोर्स में देखा जाए तो नॉन रिडीमेबल होते हैं, मतलब उनका जो पैसा होता है वो हमें वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पैसा हम अपने पास ही रखते हैं, मतलब जब तक कंपनी जिंदा है तब तक ये पैसा कंपनी के पास ही रहेगा, कंपनी इस पैसे को वापस नहीं करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब डिबेंचर में पैसा वापस हो ही जाता है तो ये नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स कैसे? तो देखिए, ये एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे हर एक चीज़ में एक्सेप्शन होता है, ये भी एक एक्सेप्शन ही है कि नॉर्मली तो 90% डिबेंचर्स वही होते हैं जिनको हमें वापस कर देना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी डिबेंचर्स हो जाते हैं जो कि कभी भी हमें वापस करने की ज़रूरत नहीं है या फिर हम वापस करते भी नहीं हैं, तो उन्हीं को हम लोग नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स बोलते हैं।
ओके। अब देखिए कन्वर्टिबल डिवेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। अब कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या समझ में आ रहा है कि इसको किसी चीज़ में चेंज किया जा सकता है, दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग एल्स। तो वही यहाँ पर है कि देखिए कन्वर्टिबल डिवेंचर्स का सिंपल मतलब होता है वो डिवेंचर्स जिसको कि हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। उसका पैसा जो होगा वो पैसे के बदले में हम चाहे तो कंपनी से इक्विटी शेयर्स भी ले सकते हैं। तो उस टाइप के डिवेंचर्स जो कि एक टाइम पे डिवेंचर्स हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद या फिर एक पर्टिकुलर समय के बाद वो अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कहलाते हैं। एंड नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स मतलब जो कि कभी भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, ये जैसे थे ये वैसे ही रहेंगे। यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं है कि हम इन्हें किसी दूसरे तरीकों में मतलब किसी इक्विटी शेयर के रूप में इसको कन्वर्ट कर दें। सो ये होता है हमारा नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। जस्ट अ सेकेंड, ये लोड हो जाए। फिर है फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि डिबेंचर का रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इस व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा आता है वो है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होता है? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द नेम्स, एड्रेसेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द होल्डिंग्स ऑफ द डिबेंचर्स होल्डर्स आर एंटर्ड इन अ रजिस्टर केप्ट बाय द कंपनी। The transfer of debentures in this case requires execution of regular transfer deeds। मतलब रजिस्टर्ड डिबेंचर का सिंपल मतलब बता लीजिए जिसका हिसाब किताब कंपनी अपने पास में रखती है कि ये डिबेंचर जो है, इस डिबेंचर का ये मालिक है, इसने हमसे इतने तारीख को खरीदा था, इसका इतने दिन बाद रीपेमेंट होगा, इसको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब जब सब कुछ रिकॉर्ड रखा जाता है। एंड बियरर डिबेंचर्स, तो ये जो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं, इन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स को हम जब भी चाहे अपने मन से किसी को नहीं दे सकते, जो कि शेयर्स के केस में हमने देखा था कि अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना इक्विटी शेयर किसी और को बेच दूं तो मैं उसको बेच सकता हूं बिना किसी को पूछे। लेकिन अगर मेरा जो डिबेंचर है, अगर वो रजिस्टर्ड डिबेंचर है, तो उसके बारे में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन, या फिर मैं अगर कहूँ तो कंपनी के पास उस डिबेंचर का पूरा कुंडली है कि वो डिबेंचर कहाँ से आया, वो डिबेंचर किसका है, उसको कितने समय बाद रीपे किया जाएगा, ये सब वगैरह वगैरह चीज़ें उसमें लिखी रहती है। तो जब इतना डिटेल्स में कंपनी उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखती है तो उस केस में हम उस डिबेंचर को इतनी आसानी से लोगों में नहीं दे सकते हैं। वी कैन नॉट गिव दैट डिबेंचर सो ईजिली टू दी अदर पीपल। इतना आसानी से वो किसी दूसरे आदमी को नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छा खासा नॉलेज, कंपनी के पास उसका पूरा जो है वो इन्फॉर्मेशन है। तो अगर उसे हम दूसरों को दे रहे हैं तो कंपनी के पास भी उस इन्फॉर्मेशन को चेंज करना होगा कि पहले ये मेरे पास था, अब ये इसके पास है। तो इसीलिए इस टाइप के जो डिबेंचर्स होते हैं, इनको अगर हम करना चाहे, सो इन दैट केसेस हमें अच्छा खासा जो हम मतलब इस केसेस में हमें सबसे पहले लीगल तरीकों से, मतलब बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र करने का। एंड बियरर डिबेंचर्स मतलब कि ये जो डिबेंचर्स होते हैं इनका कोई रिकॉर्ड कंपनी नहीं रखती है, मतलब कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रखती है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी कुछ रिकॉर्ड ही नहीं रखती है, ऐसे ही चिल्लर के भाव में दे देती है, नहीं, वैसा नहीं होता है। रिकॉर्ड होता है लेकिन इतना डिटेल्स में रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है कि किसका डिबेंचर है, कब खरीदा गया, कब वापस होगा, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, इतना कुछ उसमें नहीं लिखा रहता है। बस हो सकता है कि ये लिखा रहे कि इतना ये डिबेंचर है एंड हमने इतने तारीख को ये दिया था। अब उसका मालिक कौन है ये उतना नहीं लिखा रहता, मतलब इतना अच्छा खासा रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं रहता है। तो जब उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं है तो अगर हम इस टाइप के डिबेंचर को किसी दूसरे को देना चाहें तो हमें कंपनी से उतना कुछ पूछने की दरकार नहीं है कि कंपनी क्या मैं इसको ये दे दूं, जब बोलेगा हाँ दे दे तब हम जाके उसको ये देंगे। तो इतना कुछ हमें बियरर डिबेंचर्स के केस में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, अब आता है एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स कि डिबेंचर्स इशू करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं एंड क्या क्या नुकसान होता है। तो जैसे मैंने आपको शेयर्स के केस में जो फ़ायदे होते हैं एंड जो नुकसान होते हैं उसको दो व्यू पॉइंट से समझाया था। पहला व्यू पॉइंट कि अगर वो
होल्डर के लिए कैसे बेनिफिशियल है, मतलब डिबेंचर जिसके पास होता है उसके लिए वो कैसे बेनिफिशियल है, एंड इसके बाद कि जो कंपनी होता है वो कंपनी के लिए वो कैसे बेनिफिशियल है, ये भी हम यहाँ पर देखते हैं। मतलब फॉर द होल्डर हाउ इज इट बेनिफिशियल एंड हाउ इज इट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला होता है होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अगर हमारे पास कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हैं, मतलब एक ऐसा टाइप का डिवेंचर मार्केट में एग्जिस्ट करता है जिसको कि एक टाइम के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो अगर किसी के पास कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हैं तो वो बाद में जा करके उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके कंपनी का जो ओनरशिप है वो अपने पास ले सकता है। सो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स अगर हमारे पास हैं तो हम बाद में चल करके जब भी हमारा मन होगा हम इक्विटी शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स में अपना डिवेंचर को डाल सकते हैं, इससे हम किसी कंपनी का ओनरशिप पा सकते हैं। फिर है डिवेंचर होल्डर्स गेट देयर अमाउंट बैक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दे कैन यूटिलाइज दिस इन अदर बेनिफिशियल बिजनेस पर्पस है, जो कि हमने इक्विटी शेयर के केस में देखा था कि इक्विटी शेयर का पैसा हमें वापस नहीं मिलता है। ठीक है, इक्विटी शेयर का पैसा हमें वापस नहीं मिलता है, तो अगर हमने किसी कंपनी में सोच समझ के जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं किया था तो हमारा पैसा जो होता है उस कंपनी में डूबा का डूबा रह जाता है। लेकिन डिवेंचर में हमें मालूम है कि वो जो पैसा है वो एक टाइम बाद तो हमें वापस मिल ही जाएगा। तो ये जो यहाँ पर बेनिफिट है ये बहुत एडवांटेजियस होता है। फिर इसके बाद है डिबेंचर्स यील्ड रेगुलर इंटरेस्ट विच सर्व एज एन अर्निंग्स फॉर द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर्स आर पेड इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट एंड पीरियोडिकल इंटरवल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स। अब देखिए डिबेंचर जो है उसमें इक्विटी शेयर्स का भी कुछ पॉइंट्स का यहाँ पे हमें बेनिफिट मिलता है एंड प्रेफरेंस शेयर्स का भी कुछ पॉइंट्स का इसमें बेनिफिट मिलता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि यहाँ पर ये है कि जैसे प्रेफरेंस शेयर्स में हमें मालूम है कि हमें इतना इंटरेस्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं, इतना डिविडेंड हमें मिलेगा ही मिलेगा एंड ये इस टाइम पे मिलेगा, मतलब वहाँ पे श्योरिटी रहता है कि हमें जो रिटर्न मिलने वाला है। ठीक उसी तरीके से डिबेंचर में क्या होता है कि उसमें भी हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये क्लियर रहता है एंड कब मिलेगा ये क्लियर रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो होल्डर होता है उसके लिए ये एक काफ़ी सुविधा वाला सोर्स बन जाता है पैसा अर्न करने का, क्योंकि अगर वो इक्विटी में पैसा लगाएगा तो हो सकता है कि उसे रिटर्न मिले, हो सकता है कि उसे रिटर्न ना मिले, लेकिन अगर वो डिबेंचर में पैसा लगाएगा तो ये एक ज़्यादा स्टेबल सोर्स उसके लिए बन जाता है। फिर डिबेंचर इन्वेस्टमेंट्स आर सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट्स, द रीपेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर इज एश्योर्ड, दे नीड नॉट बियर द फेयर ऑफ लूजिंग देयर इन्वेस्टमेंट। अब देखिए डिबेंचर क्योंकि एक लोन है तो इसके बदले में कंपनीज क्या करती है, एक तरीके का जो एसेट होता है उस एसेट को यहाँ पर एक गिरवी रख देती है। तो जो डिबेंचर होल्डर होता है वो उसका पैसा कभी भी वापस, मतलब उसका पैसा कभी भी पानी में नहीं जाने वाला है। इसलिए नहीं जाने वाला है क्योंकि अगर उसका पैसा कंपनी नहीं दे पाती है तो वो उस केस में उस एसेट को बेच करके अपना पैसा जो है वो वापस ले सकता है। ओके, फिर इसके बाद देखिए जो हमारा अगला पॉइंट है वो है बाय इशूइंग कन्वर्टिबल डिवेंचर्स द कंपनी कैन रेज लार्ज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक बाय गिविंग पब्लिक द ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स एंड गेनिंग ओनरशिप। इन एडिशन टू दिस द फिक्स्ड डिविडेंड व्हिच इज पेड टू द डिवेंचर होल्डर्स आल्सो अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स। अब देखिए डिवेंचर जो होता है वो लोगों को बहुत ज़्यादा लुभाता है। क्यों लुभाता है? क्योंकि कंपनी बोलती है कि हम अभी डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो जिनको ये लगता है कि वो अभी हमारे कंपनी में ओनरशिप नहीं लेना चाहते हैं या फिर हमारे कंपनी को टेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये जो डिबेंचर है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। इस डिबेंचर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका डिबेंचर जो है वो कन्वर्टिबल डिबेंचर है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे कंपनी में अपना जो पैसा है उसको आप एज अ लोन इन्वेस्ट कीजिए, आप उस पर इंटरेस्ट अर्न कीजिए एंड अगर एक टाइम के बाद आपको ये लगता है कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो आप उसको चाहे तो इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब कंपनी अच्छा अर्न करने लग जाती है तो हर कोई उसका मेंबर होना चाहता है। तो ऐसे में अगर किसी के पास कन्वर्टिबल डिबेंचर होगा तो उसके पास एक हाथ में, मतलब उसको एक हाथ से दो निशाना लगने वाला, एक तीर से दो निशाना लगने वाला बात हो जाएगा कि उसको जब तक कंपनी के ऊपर में भरोसा नहीं था तब तक वो एज अ लोन पैसा दे करके इंटरेस्ट अर्न कर रहा था,
एंड जैसे ही उसे कंपनी पे भरोसा हो गया, वो भी उस कंपनी का पार्ट बनना चाहता है, तो वो चाहे तो यहाँ पर जो हमारा मतलब वो इक्विटी शेयर्स में अपनी डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा के वहाँ से भी अपना जो ओनरशिप है वो ओनरशिप वो ले सकता है। सो दिस इज द कंपनी के व्यू पॉइंट से कैसे बेनिफिशियल हो जाता है कि अगर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है तो लोग ये सोचते हैं कि भाई अभी के लिए पैसा इसमें एज अ लोन दे देते हैं एंड बाद में चल के हम इसे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इससे हमारे पास कंपनी का कंट्रोल भी आ जाएगा एंड बाई चांस अगर कंपनी पैसा वापस नहीं भी दे पाई तो वो पैसा हमें वापस तो मिल ही जाएगा। सो दिस इज अ ग्रेट एडवांटेज टू द होल्डर एंड इसी वजह से वो कंपनीज की तरफ खींचे चले आते हैं एंड ये कंपनीज के लिए भी एडवांटेजियस होता है। फिर द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू डिबेंचर्स इज इकोनॉमिकल फॉर द कंपनी। अ कंपनी कैन रेज मनी थ्रू डिबेंचर्स इजीली एंड एट लो कॉस्ट्स। बिसाइड्स दिस द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इज ऑल्सो लेस वाइल रेजिंग कैपिटल बाय इशूइंग डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लाना सस्ता पड़ता है। इक्विटी शेयर्स के थ्रू हम जानते हैं कि पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा, फिर उन सभी को इन्विटेशन मतलब फिर एक IPO या फिर एक मतलब अगर हम कैपिटल मार्केट में आ रहे हैं तब तो IPO देना होगा, लेकिन सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस बनाओ, उसको जिन जिन लोगों को तुमको लगता है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं उन सभी के पास उस प्रोस्पेक्टस को भेजो, फिर उसके बाद एप्लीकेशन आएंगे, एप्लीकेशन के लिए एक आदमी बिठाओ, फिर उसी आदमी को बोलो कि वो अलॉटमेंट देखे, फिर फर्स्ट कॉल देखे, फिर सेकंड कॉल देखे, फिर ये सब देखे। तो ऐसे में जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके थ्रू पैसा लाना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड इसी वजह से कंपनीज इक्विटी शेयर्स को कभी कभार नहीं भी इशू करना चाहती है। लेकिन डिबेंचर्स के केस में ये नहीं होता है। डिबेंचर्स के केस में पैसा लाना जो है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का यहाँ पर हमें वो IPO नहीं, वो प्रोस्पेक्टस एंड वो सब कुछ हमें खास तौर पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे करना नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इसके थ्रू पैसा लाना जो है वो सस्ता पड़ता है। इट इज़ अ चीप प्रोसेस। फिर डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, सो दे डू नॉट इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब यही सबसे बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, ना कि इक्विटी शेयर्स। देखिए, अगर किसी के पास डिबेंचर है तो वो हमारे कंपनी में पैसा तो लगा रहा है, लेकिन वो उस पैसों के बदले में हमारे कंपनी से किसी भी तरीके का ओनरशिप वो क्लेम नहीं कर सकता है। तो इससे कंपनी के पास पैसा भी आ जाता है एंड कंपनी को जो अपनी ओनरशिप खोने का डर था वो भी नहीं रहता है। तो ये भी एक कंपनी के लिए एक एडवांटेज हो जाता है। फिर अ कंपनी कैन रीपे द अमाउंट रेज्ड थ्रू डिबेंचर्स व्हेन इट डज नॉट रिक्वायर देम। दिस रिड्यूसेस द ओवर कैपिटलाइजेशन इन द कंपनी। अब ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब कि कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, कुछ ज़्यादा ही पैसा कंपनी में है। ये नॉर्मली होता नहीं है, बट अगर हो गया तो बहुत कम पैसा तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा भी कुछ ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसा होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो क्योंकि डिबेंचर्स के थ्रू हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, वी एक्वायर अ लॉट ऑफ मनी थ्रू द यूज ऑफ डिबेंचर्स। तो क्योंकि डिबेंचर्स में हमारे पास एक ऑप्शन बाद में आ सकता है कि अगर आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है एंड पैसा घटा देना चाहिए, तो आप उन सभी को टाटा बाय करके अपना जो कैपिटल है उसको घटा सकते हैं। तो इससे जो कंपनी है उसको कभी भी आप सरदर्द नहीं रहता कि हाँ भैया इतना कैपिटल हो गया अब काम चोरी हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर नहीं रहता है। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इज डिडक्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। अब जो इंटरेस्ट हम डिबेंचर्स के ऊपर में देते हैं उसके ऊपर में हमें कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है एंड ये एक लीगल प्रोविजन। ये क्यों होता है क्यों नहीं होता है ये मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। इसका सिंपल यहाँ पे जो रीज़न है वो ये है कि ये जो होता है ये एक लीगल प्रोविज़न है कि जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट का अमाउंट होता है उस पर जो इनकम टैक्स होता है वो उस पर नहीं लगता है। इसी वजह से जो डिबेंचर्स होते हैं उनको इशू करना कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो टैक्स सेविंग है वो टैक्स सेविंग हो जाता है। अब जैसे किसी चीज़ का एडवांटेज है वैसे ही उसका डिसएडवांटेज भी होगा एंड जैसे उसका एडवांटेज को हमने फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू देखा था, इन द सेम मैनर हम डिबेंचर्स के भी डिसएडवांटेजेस को फ्रॉम द होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही व्यू पॉइंट से देखने वाले हैं।
फिर है डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बिजनेस फर्म, दे हैव नो कंट्रोल ओवर द बिजनेस, दे रिमेन एज मियर इन्वेस्टर्स, सो दिस इज डिसएडवांटेजेस टू देम। अब देखिए, अगर हम डिबेंचर के थ्रू पैसा लगा रहे हैं तो हमें कंपनी में किसी भी तरीके का ओनरशिप तो मिलेगा नहीं, तो जिन लोगों को कंपनी में ओनरशिप चाहिए उन लोगों के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, ये उन लोगों के लिए किसी भी तरीके से लाभदायक नहीं है, सो दिस इज अ डिसएडवांटेज टू देम। फिर इन केस ऑफ नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स द मनी इन्वेस्टेड बाय डिवेंचर होल्डर गेट्स स्टक एज द अमाउंट इज पेएबल ओनली इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, द होल्डर कुड हैव यूज्ड दिस मनी इन अदर पर्पसेस व्हिच नाउ ही इज नॉट बीइंग एबल टू डू सो। अब देखिए, अगर नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स है, मतलब जिनका पैसा कभी भी वापस नहीं होने वाला है जब तक कंपनी जिंदा है तब तक, तो किसी आदमी का पैसा तो वहाँ पे अच्छा खासा पैसा फंस जाएगा, क्योंकि आप अपना पैसा जो कि आपने वहाँ पर लगा के रखा है, वो पैसे को आप किसी दूसरे कामों में भी लगा सकते थे, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने ये जो पैसा है इसको ऐसे डिबेंचर्स में लगाया है जो कि नॉन रिडीमेबल होते हैं, जिनका पैसा कभी वापस ही नहीं आएगा। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज टू द होल्डर। फिर अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अब देखिए, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब जिसके बदले में कंपनी किसी भी तरीके का सिक्योरिटी नहीं देती है, मतलब जिसके बदले में कंपनी जो है वो किसी भी तरीके से कोई चीज़ गिरवी पे नहीं रखती है। तो अगर ऐसा केस है कि कंपनी ने कुछ भी वहाँ पर गिरवी पे नहीं रखा हुआ है, तो उस केस में हमारी जो कंपनी होती है उसके सामने हमारा कोई लीगल, मतलब हमारे पास कोई अच्छा खासा अस्त्र नहीं रहता है। अस्त्र इन द सेंस ये कि क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरीके का ये नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो अगर कंपनी उसका पैसा नहीं दे पाती है तो वो पैसा डूब जाता है। अगर अनसिक्योर्ड डिबेंचर है तो उस केस में हमारा जो कंपनी है, वो कंपनी अगर हमें पैसा नहीं दे पाता है तो फिर वो पैसा हमें वापस मिलने वाला भी नहीं है, एंड ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। फिर है द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ डिबेंचर होल्डर इज फुली टैक्सेबल। अब देखिए, ये कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिएगा कि इंटरेस्ट जो डिबेंचर पे मिलता है वो कंपनीज के लिए टैक्सेबल नहीं है, इसका मतलब वो होल्डर के लिए भी टैक्सेबल नहीं है। नहीं, इनकम टैक्स मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स मतलब वो टैक्स होता है जो कि कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने इनकम में से देती है। तो कंपनी के लिए जो इंटरेस्ट होता है वो उसका इनकम नहीं है, वो उसका एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि उसने डिबेंचर्स लिया हुआ है एंड उसके बदले में वो उतना पैसा उन लोगों को दे रही है, तो वो उसके लिए एक्सपेंस है। तो कंपनी को उसके ऊपर में इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक डिबेंचर होल्डर के लिए जो इंटरेस्ट उसे मिलता है उस इंटरेस्ट पे उसे टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कंपनी को इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं देना है, लेकिन होल्डर को इंटरेस्ट पे टैक्स देना है। तो इससे जो होल्डर का जो टैक्स बर्डन होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ओके, फिर द प्राइसेस ऑफ डिबेंचर्स इन द मार्केट फ्लक्चुएट विद द चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स। अब ये जो डिबेंचर्स होते हैं इसका दाम कभी भी ठीक नहीं रहता है, कि कभी बहुत ज़्यादा दाम हो जाता है तो कभी बहुत कम दाम हो जाता है। मतलब ये कि कभी कभार डिबेंचर्स में पैसा लगाना बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस हो जाता है, तो कभी कभार डिबेंचर्स में पैसा लगाना बहुत डिसएडवांटेजेस हो जाता है। लेकिन आप ये बात यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि इसका मतलब क्या सर ये है कि मैंने अगर कंपनी को 100 रुपये का डिबेंचर दिया था, मतलब मैंने कंपनी से 100 रुपया डिबेंचर के रूप में लिया था, तो बाद में चल के मुझे कंपनी बोलेगी कि अभी मार्केट में इसका रेट 90 चल रहा है तो आप मुझे सिर्फ यही दीजिए। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बस इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होता है उससे डिबेंचर्स कभी कभार प्रॉफिटेबल हो जाते हैं और कभी कभार प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, फिर द इंटरेस्ट टू बी, अब कंपनी के व्यू पॉइंट से क्यों डिबेंचर्स डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्यों कंपनी डिबेंचर्स इशू नहीं करना चाहती है? तो पहला, द इंटरेस्ट टू बी पेड टू द डिबेंचर होल्डर इज फिक्स्ड एंड इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। द कंपनी हैज टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वेदर इट अर्न्स प्रॉफिट्स और इनकर्स लॉसेस। अब देखिए, जो डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट देना है वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब ये कि तुम्हारा अगर प्रॉफिट हो या ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें डिबेंचर होल्डर को जो उसका इंटरेस्ट का अमाउंट है वो तुम्हें दे ही देना पड़ेगा। वेदर यू अर्न प्रॉफिट और यू इनकर लॉस, वी डोंट
केयर अबाउट दैट। तुम्हें सिंपली वहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट का पैसा होता है वो इंटरेस्ट का पैसा तुम्हें उन्हें दे ही देना होगा। तो ये कंपनी के लिए हमेशा एक बर्डन रहता है कि इतना पैसा तो उन्हें देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, तो इतना पैसा हमेशा रिजर्व करके रखो। इतना पैसा कंपनी का लॉक रहता है हमेशा, क्योंकि उतना पैसा उसको हमेशा देना ही है। जबकि इक्विटी के शेयर्स में क्या था कि अगर तुमको लगता है कि डिविडेंड देना है तो ही डिविडेंड दो, लेकिन यहाँ पर तो भैया वो पैसा देना ही पड़ेगा, आपके मन मर्जी से नहीं चलेगा कि आपको देने का मन है या फिर आपको देने का मन नहीं है। तो ये एक हमेशा एक कंपनी के ऊपर में एक बर्डन बना देता है। फिर debentures are usually secured by an asset, which means in case the company is unable to pay the amount back to the debenture holders, the debenture holders can use the asset secured to gain back their money। अब देखिए मैक्सिमम केसेस में जो डिबेंचर्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। मतलब अगर कोई हमारे कंपनी में डिबेंचर का पैसा दे रहा है तो उसके बदले में हम अपना एक एसेट सिक्योर कर लेते हैं कि अगर हम ये पैसा नहीं रीपे कर पाए तो ये इसके बदले में आप ये लेके जा सकते हैं। तो अगर वैसा सच में हो गया कि कंपनी जो है वो अपना पैसा नहीं रीपे कर पा रही है तो इससे जो है कंपनी को बहुत मतलब उस केस में कंपनी को जो नुकसान है वो अच्छा खासा हो सकता है कि कंपनी का जो एसेट है वो एसेट सारे वेंचर होल्डर्स लेके निकल जाएंगे एंड ये कंपनी के लिए डिसएडवांटेजियस हो जाता है। ओके फिर इसके बाद है द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ अ कंपनी विच हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डिवेंचर्स डिक्रीजेस एज मेनी इन्वेस्टर्स वुड नॉट टेक इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन द कंपनी बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिवेंचर्स मीन दैट अ लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी आर सिक्योर्ड सो एनी थर्ड पार्टी इन्वेस्टर विल नॉट गेट मच सिक्योरिटी फॉर हिज इन्वेस्टमेंट विच विल रिस्ट्रिक्ट हिम फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अब देखिए डिबेंचर्स क्या होते हैं, एक तरीके का लोन होता है। तो अगर हम ज़्यादा डिबेंचर लेते हैं मतलब हम ज़्यादा लोन ले रहे हैं एंड हम जानते हैं ये साइकोलॉजिकली एक आदमी के ऊपर भी लागू होता है कि अगर एक आदमी बहुत ज़्यादा लोन ले लेता है एंड उस लोन का वो रीपेमेंट करता है या नहीं करता है वो बात का बात है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा लोन ले लेता है सो इन दैट केस इज व्हाट हैपेंस इज दैट कि लोग उसे एक अलग नज़र से देखने लग जाते हैं कि इसने इतना लोन लेके रखा है, क्या इतना लोन दे पाएगा। अब वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा वो बात का बात है लेकिन लोग जज करने लग जाते हैं। तो जैसे लोग दूसरे लोग को जज करते हैं इन द सेम मैनर जो हमारा कंपनी है उसको भी जज कर लिया जाता है। अगर कंपनी ने बहुत सारा लोन लेके रखा हुआ है, बहुत सारा डिबेंचर लेके रखा हुआ है, तो उस केस में कंपनी जो होती है उसको अपना जो मतलब उसका जो क्रेडिट वर्दीनेस होता है वो बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने इतना सारा डिबेंचर लेके रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने डिबेंचर्स हैं उन सभी डिबेंचर्स के बदले में उसने अपना एक एसेट सिक्योरिटी पे लगा के रखा है। मतलब द कंपनी हैज़ ऑलरेडी सिक्योर्ड इट्स एसेट्स विथ सम अदर डिबेंचर होल्डर। तो अब अगर कोई नया डिबेंचर होल्डर मार्केट में आना चाहेगा सो उस केस में उसे अपने लिए एक सिक्योरिटी नहीं मिलेगा कि भैया मैं तो आ गया, मैंने डिबेंचर भी खरीद लिया, लेकिन अब तो कंपनी के पास कुछ है ही नहीं जो कि मुझे वो सिक्योरिटी के रूप में देगा, तो मेरा तो पैसा फिर से यहाँ पर रिस्क में आ गया। तो दिस इज़ अ वेरी हाई डिसएडवांटेज जिसकी वजह से जो कंपनीज होती है उसमें लोग इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं एंड इससे कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस घट जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोन लेना इसको साइकोलॉजिकली एंड सोशली एक अच्छा चीज़ नहीं माना जाता है। तो इससे कंपनी का जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो कम हो जाता है। मतलब कंपनी को कोई इतना जल्दी लोन नहीं देना चाहता है। ओके फिर इसके बाद है रिडीमेबल डिबेंचर। अब देखिए रिडीमेबल डिबेंचर्स अगर एक तरीके से एडवांटेजियस है तो एक तरीके से डिसएडवांटेजेस भी हैं कि रिडीमेबल डिबेंचर्स को देखकर लोग लालच में आकर के हमारे कंपनी में पैसा तो दे देंगे, लेकिन जब उन्हें सच में रिडीम करके हमें अगर उन्हें इक्विटी में कन्वर्ट करना होगा तो वो हमारे लिए डिसएडवांटेजियस हो जाएगा। मीन्स इफ हमने ये बोल दिया कि हम रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं जिससे कि आप बाद में इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत लोग आ गए एंड बहुत लोगों ने रिडीमेबल डिबेंचर्स ले भी लिए, लेकिन जब वो लोग बोलेंगे कि सर हमें अब इक्विटी शेयर्स में जाना है तो उस टाइम पे कंपनी के लिए ये एक बोझ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी को अपना जो ओनरशिप है वो ओनरशिप लोगों को देना होगा। ओके फिर है अ कंपनी विच
does not have sufficient assets to offer to the debenture holder cannot use this process to that extent. For such companies the process is not of big use. अब देखिए, जिसके पास एसेट्स ही नहीं है सिक्योर करने के लिए, वो कहाँ से डिबेंचर के थ्रू पैसा लाएगी? जब डिबेंचर के थ्रू पैसा लाने के लिए एसेट्स को सिक्योर करना पड़ता है, तो क्योंकि यहाँ पर एसेट्स ही सिक्योर्ड नहीं है, तो कोई भी हमें लोन यहाँ पर, मतलब एसेट्स ही सिक्योर्ड नहीं है, तो हमको लोन कौन देगा? तो इससे ये जो प्रोसेस है वो हमारे लिए उतना ज़्यादा एडवांटेजियस नहीं होता है। अब इसके बाद जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, एंड जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बीच में क्या फ़र्क है। एंड इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क लीजिए, ये आएगा ही आएगा कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। एंड ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बीच में आपका डिफरेंसेस क्लियर नहीं है, तब तक इन दोनों को आप जितना ही क्यों ना पढ़ लें, आपको सब चीज़ एक ही जैसा लगेगा। तो शेयर का मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उसका एक हिस्सा जो कि हम अपने लोगों को दे देते हैं, मतलब टोटल कैपिटल का एक हिस्सा दे देते हैं, वो होता है शेयर। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये अगर हमारा टोटल कंपनी है एंड हमने इसको इतने सारे टुकड़ों में बांट करके रखा हुआ है, तो ये जो हर एक टुकड़ा है, ये हर एक टुकड़ा हमारे लिए एक शेयर है। लेकिन डिबेंचर क्या होता है? ये जो डिबेंचर होता है ये भी इसी के तरीके का ही होता है। इसमें भी कंपनी का टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट को टुकड़ों में बांटा जाता है, लेकिन उन टुकड़ों को डिबेंचर्स नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो टुकड़े उनको डिबेंचर्स कहा जाता है, उनको शेयर्स नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम उनसे एक लोन ले रहे हैं। तो डिबेंचर का सिंपल मतलब होता है एक लोन जो कि कंपनी लोगों से लेती है, जिससे कि वो अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। अब जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स के बदले में हमें डिविडेंड मिलता है, वी गेट डिविडेंड इन रिटर्न ऑफ शेयर्स, जो कि हमें मालूम है। एंड यही चीज़ डिबेंचर्स में इंटरेस्ट के रूप में हमें मिलता है। ओके अब शेयर से जो शेयर होल्डर होता है उसके पास कंपनी की ओनरशिप आती है, एंड जो डिबेंचर होता है उससे ओनरशिप नहीं आती है, उससे रादर क्रेडिटरशिप आती है। मतलब मैं इस कंपनी का एक क्रेडिटर हूँ, ये हमारे पास आ जाता है। मतलब अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं, एंड हम अगर किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी का क्रेडिटर बन जाते हैं। ओके अब जो शेयर्स होते हैं वो हमें वोटिंग राइट्स देते हैं, जो कि हमें मालूम है कि शेयर्स को अगर हमने खरीद लिया तो हमें वोटिंग राइट्स मिलेगा। लेकिन डिबेंचर्स जो होते हैं वो डिबेंचर होल्डर्स को किसी भी तरीके का वोटिंग राइट्स नहीं देते हैं। मतलब आप सिर्फ एक डिबेंचर होल्डर हैं, आपने सिर्फ पैसा लगाया है, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड एक टाइम बाद वो पैसा आपको वापस भी दे दिया जाएगा। लेकिन आपको किसी भी तरीके से यू वॉन्ट बी गेटिंग एनी अमाउंट ऑफ, मतलब किसी भी तरीके का आपको जो वोटिंग राइट है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब देखिए जो शेयर्स होते हैं, आप इक्विटी शेयर्स को डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि शेयर टू डिबेंचर नॉट पॉसिबल। लेकिन जो डिबेंचर्स होते हैं, कुछ डिबेंचर्स जिसको मैं अगर कहूँ तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो होते हैं जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं, उस कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, बट शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स। एंड शेयर्स जो होते हैं वो यूजुअली इररिडीमेबल होते हैं, मतलब शेयर्स का पैसा नॉर्मली नहीं दिया जाता है। ये प्रेफरेंस शेयर्स के केस में होता है कि वो पैसा वापस कर दिया जाता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को भी शेयर्स नहीं लिया जाता है, मतलब उसको भी एज ए शेयर कंसिडर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं कंसिडर किया जाता है? इसलिए नहीं कंसिडर किया जाता है क्योंकि देखिए प्रेफरेंस शेयर में भी आप वही काम कर रहे हैं, आप लोगों से पैसा ले रहे हैं, उसके बदले में उन्हें डिविडेंड दे रहे हैं, एंड एक टाइम बाद आप उसे वापस कर दे रहे हैं। तो बहुत स्कॉलर्स जो होते हैं या फिर बहुत जो लोग होते हैं वो इस बात पे बहस करते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसको शेयर ना मानते हुए उसको भी एक लोन ही माना जाए। अब इसके ऊपर में कोई मतलब क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसको नॉर्मल भाषा में शेयर्स नहीं कहा जाता है। नॉर्मल भाषा में अगर हम ये बोलते हैं कि हमने किसी कंपनी का शेयर खरीद के रखा है तो इसका मतलब वो शेयर इक्विटी शेयर ही होता है। एंड इक्विटी शेयर जैसा कि हम जानते हैं कि वो मैक्सिमम केसेस में, मतलब मैक्सिमम के हर एक केस में वो इररिडीमेबल होता है, उसका पैसा कभी भी वापस नहीं किया जाता है।
एंड इसके बाद जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स का पैसा हमेशा वापस किया ही जाता है। सो आज मैं यहीं पे रोकता हूँ क्योंकि आज का लेक्चर भी काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन मैंने आपको कहा था कि भैया अगर पूरे साल का पढ़ाई 45-40 दिन में करना है तो थोड़ा सा हाथ पाँव तो ज़्यादा मारना होगा। सो आज हम यहीं पे रोकते हैं एंड जाते जाते जो कि मेरा अब रीति रिवाज बन चुका है, जो कि मैं आपको हमेशा बताते रहूं, वो है कि हमने आप सभी के लिए ये बुक लॉन्च किया है, जिस बुक में आपका जो आईएससी कॉमर्स है उस कॉमर्स से जुड़े हुए हर एक चीज़ का यहाँ पर लिखा हुआ है। एवरीथिंग विच यू नीड फॉर द आईएससी कॉमर्स एग्ज़ाम, ये यहाँ पर हमने दे करके रखा हुआ है। एंड इसका नाम है कॉमर्स पुराण, जो कि हमने बहुत सोच समझ कर रखा है क्योंकि भैया ये सही में कॉमर्स का पुराण है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो कि आपको चाहिए। सो ये एक बुक है बेसिकली, जो कि नोट्स बुक है। एंड अगर आप इस बुक को खरीदते हैं तो आपको 225 रुपया देना पड़ता था, लेकिन क्योंकि अभी हम 1000 सब्सक्राइबर्स पे हैं तो ये 225 रुपया नहीं देना होगा। नो नो नो, आपको अभी सिर्फ देना पड़ेगा 200 रुपीज़। एंड इसके साथ जो आपका डिलीवरी चार्ज होगा वो एक्स्ट्रा से लिया जाएगा। सो ये 200 रुपये आपके यहाँ पर ये हो जाएंगे एंड जो डिलीवरी चार्ज होगा वो आपका अलग से लगेगा। सो अगर आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे के रखा हुआ है, आप उस पर हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मैं कॉल ले नहीं पाऊँगा। सो अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो नीचे में हमें व्हाट्सएप करिए एंड ये बुक हम आप तक डिलीवर करवा के दे देंगे। सो आज के लिए यहीं पर आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय एंड जय हिंद।